हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम पीटी 365 आज एनवायरनमेंट के मैगजीन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ये 5 मैगजीन्स कवर कर चुकी हैं। तो एनवायरनमेंट अभी स्टार्ट करिए। नेक्स्ट मैं साइंस और टेक्नोलॉजी ख़त्म करवा दूँगी इसके बाद। तो इस हिसाब से हमारी पीटी 365 मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक के सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हो कितने टॉपिक्स हैं। हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल पोल्यूशन, अगर बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम फॉरेस्ट जो भी है ना, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, लेक्स, मिसलेनियस, सब पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, ठीक है, ये ज्योग्राफी के सारे एरियाज आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे साइक्लोन वगैरह या मानसून से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल सिनेरियो में एमिशन गैप रिपोर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी रिपोर्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिश कर रहा है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो आपको पहले बात ये पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, और कुछ थोड़ी सी नॉलेज आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली जो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये 10th एडिशन ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया है 2019 की। इसने रिपोर्ट ने क्या फाइंडिंग किया है, इसने किया है The report assesses the gap between the anticipated emissions in 2030 and levels consistent with 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि हमें अपना जो CO2 एमिशंस है वो 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं लेके जाना है। ठीक है, ये देखने को मिला है जो ग्रीन हाउस के एमिशंस हैं वो 1.5% पर ईयर की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और स्पेशली जिसमें जो G20 नेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा 78% एमिशन सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं। टॉप 4 जो एमिटर्स हैं वो चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया है, जो 55% ऑफ द टोटल एमिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग एमिशंस फ्रॉम द लैंड यूज चेंज सच एज द डिफोरेस्टेशन। चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, मेक्सिको, रशिया और टर्की में किया है कि दे आर प्रोजेक्टेड टू मीट देयर टारगेट्स विद करंट पॉलिसी। ये देखा गया है कि जो करंट पॉलिसी चल रही हैं उनसे ये अपने टारगेट पूरा कर सकते हैं, जिसमें जो इंडिया, रशिया और टर्की है वो अपने टारगेट्स को ओवर परफॉर्म करने में कामयाब रहेगा, अराउंड 15%। ठीक है, वर्ल्ड का क्या है, हम चाह रहे हैं 2020 से 2030 के बीच में वर्ल्ड को क्या है अपने एमिशंस को हर साल 7.6% कट करने पड़ेंगे, ताकि हम अपने ट्रैक को आ सकें, जो अपना पेरिस एग्रीमेंट है उसे पूरा कर सकें। इवन इफ ऑल द करंट अनकंडीशनल कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट आर इम्प्लीमेंटेड, टेम्परेचर आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 3.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर हमने ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो कमिटमेंट अगर हमने पूरे नहीं किए, ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव एमिशन इन द एनडीजीज मस्ट इंक्रीज मोर देन द 5 आवर करंट लेवल्स टू डिलीवर द स्कर्ट्स नीडेड ओवर द नेक्स्ट डिकेड फॉर द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल। ठीक है, अब जरा UNEP के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो क्या करता है, जो भी ग्लोबल एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो एजेंडाज उनको सेट करता है एंड प्रमोट करता है किस तरह से जो एनवायरमेंट डायमेंशन है उन्हें इंप्लीमेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे विद इन द UN सिस्टम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी, केन्या में है। इसकी जो फंडिंग होती है 95% फंडिंग इसकी वॉलंटरी है, मतलब जो भी इसकी मेंबर स्टेट्स हैं वो खुद इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। क्या क्या पब्लिकेशन ये करता है, देखो ये तो आपने देख लिया कि एमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसके अलावा कौन कौन सी रिपोर्टें पब्लिश करता है, आवर प्लेनेट, तुंजा, एटलस ऑफ ओवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये सारी क्या है ये पब्लिश करता है। जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली है वो इसकी गवर्निंग बॉडी है UNEP की, और जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली है इसकी वर्ल्ड्स की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरनमेंट पे, विद द यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ ऑल द 193 मेंबरशिप। इसमें 193 मेंबर जो स्टेट्स हैं सब इसमें क्या है मेंबर्स हैं। UNIP क्या करता है, कुछ जो अदर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एग्रीमेंट्स हैं उन्हें उनके सेक्रेटेरिएट को भी होस्ट करता है, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, मीनामाटा कन्वेंशन, ये मरकरी पे है, देखो आपको पता होना चाहिए। बेसल रोटरडम स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, वीना कन्वेंशन ये मेनली ओजोन लेयर पे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कार्पेथियन कन्वेंशन, ठीक है, टू फोस्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्पेथियन रीजन। ठीक है, ये बामाको कन्वेंशन है, ये ट्रीटी है किसकी, अफ्रीकन नेशंस की, प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट इनटू अफ्रीका ऑफ एनी हजार्डस। तेहरान कन्वेंशन है, ये प्रोटेक्शन ऑफ मैराइन एनवायरनमेंट कैस्पियन सी किया। अब क्या क्या UNEP के द्वारा क्या अवार्ड दिए जाते हैं, चैंपियन ऑफ अर्थ, ये UN का हाईएस्ट एनवायरनमेंट ऑनर है। UN एनवायरनमेंट फाउंडिंग पार्टनर है सीड अवार्ड्स की भी। देखो 3 अवार्ड हो गए, चैंपियन ऑफ द अर्थ, सीड अवार्ड और सस्कावा प्राइज। ठीक है, सस्कावा प्राइज हम किसमें देते हैं, जो एनवायरनमेंट में अपनी आउटस्टैंडिंग क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, किस तरह से उसने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया। ठीक है, एक फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव है, UAB UNEP लॉन्च करता है, ये इसने नवंबर 2017 में लॉन्च किया था।
कि हाउ स्ट्रेटेजिकली एंगेज विद द फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनर देम टू चेक कि किस तरह से हम कलेक्टिवली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हमारा 2030 का एजेंडा है उसे हम अचीव कर सके। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यूएनईपी कौन से अवार्ड देता है, जैसे चैंपियन ऑफ अर्थ, ठीक है, सीड अवार्ड और सस्कावा प्राइज, और उसके अलावा ये जो यूएनईपी ने अभी क्या फेथ फॉर एनर्जी अर्थ इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था। आगे स्टार्ट करते हैं। यूएन एनवायरमेंट फाइनेंस इनिशिएटिव है, देखो आपको नाम पता चल गया होगा, ये पार्टनरशिप करता है किसके साथ, यूएन एनवायरमेंट और साथ में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर हैं क्रिएटेड ये 1992, आपको पता है जब रियो समिट हुई थी, अर्थ समिट हुई थी, जब ये स्टार्ट हुआ था। यूएनईपी फाइनेंशियल इसमें 215 मेंबर्स हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब डिफरेंट कंट्री के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इसके मेंबर्स हैं, बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सब हैं। जो यूएनईपी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है हर साल ये कहता है हर दूसरे साल ये एक ग्लोबल राउंड टेबल होस्ट करता है, 1994 से कर रहा है। यूएनईपी की जो स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द बैकबोन ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर है किसका, यूएन का सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंजेस का इनिशिएटिव अलोंग विद द प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड यूएन ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, 20 जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो मेनली 11 कंट्रीज से हैं, जिसे हम इन्वेस्टर पायलट ग्रुप भी बोलते हैं। मेनली यूएन एनवायरमेंट फाइनेंस इनिशिएटिव के द्वारा कन्वेंट किए जाते हैं। ठीक है, इंडिया का क्या एनडीसी टारगेट्स है, क्या गोल है, हमने क्या करना है 2005 से 2030 के बीच में जो हमने अपने एमिशन से रिड्यूस करना है जीडीपी के 33 to 35%। हम क्या चाहते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फिलहाल जैसे कोयले से करते हैं, हम चाहते हैं जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को 40% क्या कर सकें प्रोड्यूस करें बाय द 2030। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमें कार्बन सिंक एडिशनल कार्बन सिंक को क्रिएट करना है 2.5 to 3 बिलियन टन, जिसमें वो CO2 को क्या कर सके सिंक कर सके। लेकिन ये कि ऑफोरेस्टेशन करना है आपको, तो यही सब चीज़ है कि 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 हमें क्या करना है, सिंक करने के लिए हमें एडिशनल कार्बन सिंक को क्रिएट करना है। कब तक, 2030 तक। किस कैसे कर सकते हैं, एडिशनल फॉरेस्ट या ट्री कवर से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2019। रिसेंटली क्या जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये रिलीज़ करा है WMO स्टेटमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2019। अब इस रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है, इसने पहले चेक किया ग्लोबल मीन टेम्परेचर, देखा 2019 में जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो बढ़ा है अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, कितना 1.1 प्लस, मतलब कि इतना डिग्री सेल्सियस क्या है बढ़ा है अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। 2015 से 2019 के बीच के जो 4 साल हैं ये 5 वार्मेस्ट ईयर्स हैं रिकॉर्ड के, और 2010 से 2019 के जो डिकेड है पूरा 10 साल का, ये वार्मेस्ट डिकेड रहा है। अगर हम एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशन देखा जाए ग्रीन हाउस के एमिशन की ग्लोबल में, वो भी बढ़ी है। ठीक है, ये 407.8 पार्ट्स पर मिलियन हो गई है, जिसका मतलब 147% ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अब आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा जो हमारे ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस की कंसंट्रेशन अब कितनी ज़्यादा बढ़ी है, मतलब नियर अबाउट 150% बढ़ी है। जबकि अगर हम मीथेन और नाइट्रोनियस ऑक्साइड की देखा जाए वो 259% और 123% बढ़ी है। अगर सी आइस है तो देखा जाए आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो सी का अमाउंट है, ठीक है, बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, सी लेवल राइज हो रही है। ऑफकोर्स अगर पिघल रही है, बर्फ़ पिघल रही है तो सी लेवल राइज होगा। तो 2019 में देखा गया जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंचा है। ओशन एसिडिफिकेशन, ऑफ कोर्स अब क्या है, ओशन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक कर रहा है तो ओशन एसिडिफिकेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, यही है। अभी 2009 से 2018 के डिकेड में देखा गया है जो ओशन ने अराउंड 23% ऑफ द जो एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं उन्हें ऑब्जर्व किया, जिस वजह से जो एटमॉस्फेयर का कंसंट्रेशन है वो चाहे कम हुआ, लेकिन क्योंकि अब सी वाटर ने जो CO2 को एब्जॉर्ब किया है, इस वजह से जो ओशन का जो pH है वो कम हुआ है, जिसे हम ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या है, जो हमारे मैराइन इकोसिस्टम पे है उस पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात करिए। अब जब पढ़ लेते हैं जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। ये क्या करता है, वेदर को, क्लाइमेट को सारा चेक करता है, ऑपरेशन हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड फिजिकल जियोफिजिकल साइंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और जो इसका ये यूएन डेवलपमेंट ग्रुप का ही मेंबर है। जो इसकी सुप्रीम बॉडी है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है, विच इज़ कम्पोज ऑफ ऑल द WMO मेंबर। जरा देख लेते हैं एक हाई माउंटेन समिट क्या करता है। रिसेंटली जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक हाई माउंटेन समिट को ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पे, अपने हेडक्वार्टर जेनेवा पे ही। WMA जो हाई माउंटेन समिट ऑर्गेनाइज करता है, ये इसलिए करता है ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, इन्फॉर्मेशन अपनी इकट्ठी सके, डिसीजन ले सके, किस तरह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है, और किस तरह से माउंटेन्स या जो रीजन्स हैं उनमें क्लाइमेट चेंज के रिस्क को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। रिलेटेड टू क्या है, पहली बार क्या ग्लोबल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो 415 पार्ट्स पर मिलियन के क्या क्रॉस हुई है, हमने अभी पढ़ा भी है। ठीक है, ये पढ़ा है हमने।
एज पर द मोना लू ऑब्जर्वेटरी। अभी मोना लू ऑब्जर्वेटरी है कि ये ओल्डेस्ट और कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट स्टेशन है, कहाँ पे, हवाई में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मोना लू ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट करती है, कहाँ पे, ये हवाई में है। ठीक है, अब जरा कीलिंग कर्व क्या होता है। कीलिंग कर्व एक ग्राफ बनाती है ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमोसफेयर बेस्ड ऑन द, मतलब जो भी मोना लू ऑब्जर्वेटरी जो मेजरमेंट करती है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की, उससे रिलेटेड क्या बनाती है, ग्राफ बनाती है। ठीक है, कीलिंग कर्व यही होता है। ठीक है, जो ये ऑब्जर्वेटरी है ये किसका पार्ट है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अर्थ सिस्टम रिसर्च लेबोरेटरी का और ग्लोबल मॉनिटरिंग डिवीजन का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट। अभी क्या रिसेंटली क्या है, जो आईपीसीसी ने कुछ रिपोर्ट्स क्या है पब्लिश करी हैं। देखो 2 रिपोर्ट पब्लिश करी हैं। एक पहली रिपोर्ट तो करिए स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड द क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, सेकंड करिए स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द लैंड। ठीक है, दोनों को जरा देखते हैं। जो स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द लैंड है, इसी ये रिपोर्ट रिप्रेजेंट करेगी किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे लैंड्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे फॉरेस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे, अर्बनाइजेशन पे, वो किस तरह से अफेक्ट होंगे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये पहली बार है जब आईपीसीसी ने पहली बार अटेंशन दिया कि इसको लैंड सेक्टर को भी। ठीक है, आईपीसीसी रिपोर्ट करेगी, उसने ये किया है कि सिर्फ क्लीन एनर्जी या क्लीन ट्रांसपोर्ट या एमिशंस को रिडक्शन करने में वो समर्थ नहीं होंगे। मतलब कि अगर आपने सिर्फ क्लीन एनर्जी अडॉप्ट कर लिया, क्लीन ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, या फिर आपने एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए कर लिया, तो इट नॉट कट ग्लोबल एमिशंस इनफ टू अवॉइड डेंजरस वार्मिंग बियॉन्ड द 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको, अच्छे से आपको समझ में आएगा। द आईपीसीसी रिपोर्ट वांस दैट द क्लीन एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट एंड द रिडक्शन एमिशन अलोन विल नॉट कट, अलोन ये तीनों अलोन विल नॉट कट ग्लोबल एमिशंस इनफ टू अवॉइड डेंजरस वार्मिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या फोकस इसने कहाँ पे किया है, पहली बात तो इसने क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी पे किया। इसने देखा है कि जो क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा ग्लोबल फूड सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द 21 to 37% ऑफ द वर्ल्ड्स, मतलब एग्रीकल्चर की वजह से भी जो हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं वो नियरली 21 to 37% होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, लैंड यूज़ है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, ये सब है। अब किस तरह से जो नेगेटिव एमिशंस हैं वो लैंड, फूड और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करते हैं। देखो नेगेटिव एमिशंस क्या होते हैं, दे आर अ ग्रुप ऑफ मेथड्स दैट एम टू रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टोर इट इन द लैंड ऑफ द ओशन। ठीक है, नेगेटिव एमिशन यही होता है कि किस तरह से आप जो CO2 है उसको रिमूव कर सको एटमॉस्फेयर से और उसे लैंड या ओशन में स्टोर कर सको। ठीक है, इसमें कैसे आप स्टोर कर सकते हो, प्लांटिंग ट्री से स्टोर कर सकते हो या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से, मशीन से यूज़ कर सकते हो। किस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड सक करके उसे मतलब ठीक है और उसे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कुछ मॉडल पाथवेज ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं फॉर लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑन अ टेक्निक कॉल्ड द बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये कुछ टेक्निक है जो यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर सके एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो आगे बढ़ते जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें क्या बोला है, जो स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन क्लाइमेट चेंज, ये कवर करेगा कि किस तरह से जो ओशन है और क्रायोस्फीयर है वो किस तरह से अफेक्ट होंगे, चेंज होंगे विद ऑन गोइंग ग्लोबल वार्मिंग। देखो क्रायोस्फीयर क्या होता है, वो फ्रोजन कंपोनेंट या तो लैंड का या फिर ओशन सरफेस का जो हमेशा क्या रहता है, स्नो से ढका रहता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, स्नो ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, आइस शेल्स, आइसबर्ग, सी आइस लेक्स, आइस रिवर, सी परमाफ्रोस्ट, सीजनली फ्रोजन ग्रुप, ये कुछ हैं जो इसमें क्रायोस्फीयर में काउंटिंग होते हैं। अब रिपोर्ट ने किस पे फोकस किया है, मेंटेन जो हाई माउंटेन रीजन्स हैं उन पे फोकस किया। इन्होंने देखा है कि इस सेंचुरी के एंड तक, मतलब 2100 तक जो ग्लेशियर्स हैं वो अराउंड 18% जो उनका मास है वो रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2015 लेवल। ठीक है, अराउंड द थर्ड अंडर अ हाई एमिशन सिनेरियो। अब ये देखा गया है जो करंट जो ग्लेशियर मास एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं इवन विद नो फर्दर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगर देखा जा रहा है क्लाइमेट चेंज नहीं भी हो रहा तो भी क्या है, जो ग्लेशियर है वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। अब जरा अर्थ पोल्स पे जरा सी आइस देख लेते हैं। आपको पता है एक आर्कटिक है एक अंटार्कटिक है, जरा उन पे क्या सी आइस है उनका जरा स्टेटस देख लेते हैं। जो आर्कटिक सरफेस एयर टेम्परेचर है जो मतलब कि वो क्या कर रहा है, नियर अबाउट जो उसका टेम्परेचर है वो डबल है एज पर द ग्लोबल एवरेज। मतलब अगर ग्लोबली क्या है 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है तो आर्कटिक के जो एटमॉस्फेयर पे है वो 2 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है। तो यही बोला है, आर्कटिक सरफेस एयर टेम्परेचर ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स हैव इंक्रीज एट मोर देन डबल द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, वो दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या हमें देखने को मिला, रैपिड लॉस ऑफ द सी आइस कवर इन द रीजन रिजल्टिंग इन द डिक्रीजिंग एल्बेडो। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, जो
लेकिन जब हमने अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में देखा तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में जो सी का जो मेल्ट होने का रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब कि ये कि जो वेस्ट अंटार्कटिका में तो वार्मिंग हो रही है, वहाँ पे तो बर्फ़ पिघल रही है, जबकि जो ईस्ट अंटार्कटिक है वहाँ पे ऐसा कोई ओवरऑल चेंज देखने को नहीं मिला। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस वजह से रीजनल वेरिएबिलिटी है अंटार्कटिका में, इंक्लूडिंग द मेरिडोनियल विंड्स विच फ्लोज नॉर्थ टू साउथ और द वाइस वर्सा। ह्यूमन कोज्ड वार्मिंग एट द सर्फेस इन अंटार्कटिका इज डिलेड बाय द साउथर्न ओशन सर्कुलेशन विच ट्रांसपोर्ट हीट डाउनवर्ड। तो गाइस ये सब इसलिए बताया कि जो यूनिफॉर्म नहीं हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म सी मेल्ट नहीं हो रहा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, तो उसके कुछ रीजन बताएं कि किस किस वजह से नहीं हो रहा। अब ग्रीनलैंड आइस शीट की तो देख लिया जाए तो जो ग्रीनलैंड में जो आइस का कवर है वो भी दुगनी रफ्तार से क्या कर रहा है, पिघल रहा है, करंटली लूजिंग द मास एट अराउंड ट्वाइस द रेट ऑफ इट्स अंटार्कटिका काउंटर पार्ट। जो मेल्टिंग हो रही है ग्रीनलैंड में वो इंक्रीज है अप टू 5 टाइम्स ग्रेटर देन द लेवल सीन इन द प्री इंडस्ट्रियल, मतलब प्री इंडस्ट्रियल टाइम में जो ग्रीनलैंड की जो आइस मेल्ट होती थी उससे अब 5 गुना ज़्यादा रफ्तार में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, बिकमिंग द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल सी लेवल बिटवीन द, इस वजह से क्या है जो सी लेवल राइज है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है बिटवीन 2005 एंड 2016। अब जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ब्लूम अकरिंग अर्लियर इन द ईयर एंड इवन हैपनिंग इन द ऑटम। अब पहले क्या होता था, फाइटोप्लैंक्टन जो होते थे ना वो ईयर के कुछ एक पार्ट में ही उगते थे और मेनली स्प्रिंग सीजन में बनते थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है इवन ऑटम सीजन में क्या है जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम हो रहे हैं। अ फिनोमिना रेयरली ऑब्जर्व इन द आर्कटिक वाटर प्रीवियसली। अभी अपने क्रायोस्फीयर को पढ़ लिया, अब हम परमाफ्रोस्ट पढ़ेंगे। देखो परमाफ्रोस्ट क्या बोलते हैं, देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यूपीएससी पूछ लेता है, पर प्रीलिम्स में कुछ आपको एक ऑप्शन में बना के दे देगा। परमाफ्रोस्ट कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द ग्राउंड और रॉक कंटेनिंग आइस एंड फ्रोजन दैट रिमेन्स और एटलीस्ट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 2 कंजिक्यूटिव। मतलब वो जगह जहाँ 2 साल लगातार वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं, परमाफ्रोस्ट कहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ एन एरिया परमाफ्रोस्ट थ्राइस लार्जर देन द अंटार्कटिका। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो क्रायोस्फीयर का एरिया है वो नियर अबाउट 3 गुना है एज कम्पेयर टू अंटार्कटिका। ये माना जाता है जो फिलहाल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एमिशंस है, कार्बन की कंसनट्रेशन है वो अभी उतनी नहीं है जितनी अकेले क्रायोस्फीयर में, उसमें दुगनी है। ठीक है, देयर इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस एज मच कार्बन in permafrost that is currently in the Earth's atmosphere। 2100 देखने को मिलेगा कि जो नियर जो सरफेस का जो परमाफ्रोस्ट एरिया वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 2 to 66% या फिर 30 to 99% तक क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इस वजह से क्या आएगा, हमारा वार्मर कंडीशन हो सकता है, CO2 फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, कुड हेल्प सीक्वेस्ट्रिंग न्यू कार्बन इनटू द प्लांट बायोमास एंड इंक्रीजिंग कार्बन इनपुट इनटू द सरफेस। अब जरा ओशन देख लेते हैं, ओशन में क्या हो रहा है आपको। ऑफ कोर्स यार जब बर्फ़ पिघलेगी तो जो ओशन का सी लेवल है वो क्या बढ़ेगा। ठीक है, द करंट रेट ऑफ द सी लेवल राइज इज नाउ लार्जर दैन द एवर रेट ऑफ द प्रीवियस 2 मिलियन। मतलब अगर पीछे के हम 2 सेंचुरीज को देखें तो उससे ज़्यादा उसमें कभी इतना सी लेवल राइज नहीं हुआ है जितना अब हो रहा है। ह्यूमन प्लेस क्लाइमेट चेंज इज वेरी लाइकली टू हैव बीन द डोमिनेंट कॉज ऑफ द सी लेवल राइज सिंस 1970। ठीक है, सरफेस वार्मिंग देखो क्या होता है, आपको पता है सिर्फ एक सरफेस होता है, एक नीचे क्या होता है डेप्थ तक होता है। ठीक है, 2 तरह से तो सरफेस वार्मिंग दोनों भी देखने को मिल रहा है, सरफेस भी वार्म हो रहा है और जो डेप्थ है वो भी वार्म हो रही है। इन जनरल जो फ्यूचर इंक्रीज इन द स्ट्रेटिफिकेशन विल ट्रैप न्यूट्रिएंट्स इन द ओशन इंटीरियर। ठीक है, तो ये आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जरा देख लेते हैं जो इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये आपको पता नहीं चाहिए, UN की बॉडी है जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो साइंस है उसको असेस करती है। ये UNEP और WMO के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, कब 1988 में करी थी, टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद रेगुलर साइंटिफिक असेसमेंट कंसर्निंग क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्प्लीकेशन एंड पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क एज वेल एज टू पुट फॉरवर्ड एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। इंडिया इसका मेंबर, आपको पता होना चाहिए। अभी तक इसने 5 असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कर चुका है, बाकी जो छठी जो रिपोर्ट है ये 2021 में क्या करेगा, पब्लिश करेगा। जो IPCC है वो 2017 में ऑलरेडी इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। जो IPCC है वो सीरीज ऑफ स्पेशल रिपोर्ट्स को रिलीज़ कर चुका है, अभी आपको बता चुकी हूँ 5 रिपोर्ट्स पब्लिश ऑलरेडी कर चुका है, 6 को 2021 में पब्लिश करेगा। दिस रिपोर्ट्स आर सोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। स्पेशल रिपोर्ट्स इंक्लूड जैसे में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस, हमने क्लाइमेट चेंज एंड लैंड पे ओशन एंड कास्फोर इन चेंजिंग क्लाइमेट, ये कुछ इसकी स्पेशल रिपोर्ट है जो इसने पब्लिश की हुई है। नेक्स्ट स्पेशल रिपोर्ट जो होने वाली है वो क्लाइमेट चेंज एंड सिटीज़ पे होने वाली है, विच विल बी पब्लिश ड्यूरिंग द 7th असेसमेंट साइकिल ऑफ द IPCC। सो इट विल कम कब 2021 में आएगी, तो इसमें इनका थीम बता दे क्या होएगा, इसमें क्लाइमेट चेंज और सिटीज़ पे आएगी। आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेशन। देखो यही एसिडिफिकेशन से रिलेटेड है। जब ओशन में क्या है डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेशन। रिसेंटली एक रिपोर्ट है टाइटल जिसका नाम है ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेशन एवरीवन प्रॉब्लम, ये किसने रिलीज़ करी है, IUCN ने, दैट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
अब जरा हम IUCN के बारे में पढ़ लेते हैं। IUCN है क्या? IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस में काम करते हैं कि किस तरह से हम नेचर को कंजर्व कर सकें और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम सस्टेनेबली यूज़ कर सकें। ठीक है, ये क्या करती है? डाटा गैदर करती है, उसको एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है, फील्ड प्रोजेक्ट्स, एडवोकेसी, एजुकेशन, इन सब में इन्वॉल्व है। IUCN को 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था। पहले जो इसका नाम था वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था और इसका जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी इसका नाम रहा था 1992-2008 में। IUCN does not itself aim to mobilize the public in the support of the nature conservation. It tries to influence the action of the government, business and other stakeholders by providing information and advice and through building partnership. IUCN क्या करता है? पब्लिश करता है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्स। ये आपको पता ही होगी किस तरह से IUCN क्या करता है, अपना बताता है कि हाँ यार कौन सी एक्सटिंक्ट है, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्ल्ड पर। तो ये रेड लिस्ट क्या है? ये सारा पब्लिश करता है, विच असेस जो स्पीसीज़ का जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो को बताता है। IUCN में जो मेंबर्स हैं वो 1400 जो गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGOs या फिर जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वो IUCN के मेंबर्स हैं। कितने? 1400 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो IUCN के मेंबर हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्ज़रलैंड में दरकाग्लांड में। ठीक है, और जरा और तक लेते हैं। ये जो रिपोर्ट जो ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन की जो रिपोर्ट है कहाँ पब्लिश की है? इसको जो अभी 25th सेशन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का UNFCCC का, वहीं पे इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। इसने बोला किस तरह से ओशंस में क्या है इंक्रीजिंगली क्या है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस कर रखा है, जो कहीं ना कहीं जो हमारे मैराइन इकोसिस्टम है और जो फिश स्पीसीज है उनको क्या कर रहा है? थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि ओशन वार्म हो रहा है और एसिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, जरा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन के बारे में पढ़ लेते क्या होता है। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ओशन। ऑफकोर्स ओशंस में से ऑक्सीजन का क्या होना? लॉस होना। ओशंस क्या करता है? गेन ऑक्सीजन इन द अपर लेयर ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिसॉल्विंग इन द अंडर सैचुरेटेड वाटर। ओशन ऑक्सीजन को लॉस करता है थ्रू आउट द होल वाटर कॉलम। देखो सरफेस में भी देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी है और सरफेस डेप्थ में भी ऑक्सीजन की कमी है। अब सरफेस पे क्यों है? ड्यू टू द आउट गैसिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर इन ओवर सैचुरेटेड वाटर। और सरफेस और डेप्थ में क्यों है? ड्यू टू द रेस्पिरेशन ऑफ एरोबिक एनिमल। जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब जो ऑक्सीजन की वजह से क्या है सांस लेते हैं उनकी रेस्पिरेशन की वजह से हुए एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूस केमिकल्स है। अब क्या है? द इक्विलिब्रियम हैज़ डिस्टर्ब्ड इन द कुछ डिकेट्स में मतलब मेनली जो लास्ट 2 डिकेट्स में है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब हुआ है। जो ग्लोबल ओशन ऑक्सीजन इन्वेंट्री है उसका लॉस हुआ है, नियर अबाउट 2% लॉस हुआ है। अब जहाँ एरियाज़ में जो ऑक्सीजन से डिप्लीटेड है मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है उस एरियाज़ को हम एनॉक्सिक वाटर्स बोलते हैं। एग्जांपल जैसे बाल्टिक सी या ब्लैक सी हो गई, ये इसको ऑक्सीजन मतलब कि ये क्या है? एनॉक्सिक वाटर के एरियाज़ हैं। कॉजेज़ क्या है यार? ये आपको पता ही होगा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन के पीछे क्या क्या रीज़न है। आपको क्लाइमेट चेंजेस हैं, ठीक है, ओशन वार्मिंग हो रही है, डीऑक्सीजनेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो यही कुछ रीज़न है। ठीक है, इस वजह से ओशन करंट्स का चेंज भी हो रहा है, विंड पैटर्न में भी चेंज हो रहा है। वार्मर वाटर की वजह से कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो डिमांड बढ़ जाती है, इस वजह से अब लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होएगी मैराइन लाइफ के लिए। ठीक है, वार्मिंग ऑफ बॉटम वाटर, जो सरफेस से डेप्थ के बीच में जो वार्मिंग है बॉटम वाटर की, उससे क्या होगा? जो मीथेन गैस के हाइड्रेट्स हैं उनकी डिस्टर्बुलेशन होती है। अब दूसरा है न्यूट्रन पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन की वजह से इट कॉजेज ऑक्सीजन लॉस इन कोस्टल वाटर्स। जो कोस्टल वाटर्स में क्या ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, जैसे फर्टिलाइजर, सीवेज, एनिमल एक्वाकल्चर, इन सब की वजह से, क्योंकि एग्री का ग्रोथ, एल्गा का ग्रोथ हो जाता है, जिस वजह से क्या है ऑक्सीजन का जल्दी ज़्यादा डिप्लीट होती है। ठीक है, तो यही कुछ रीजन बताए हैं। ठीक है, हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, ठीक है, अस्ट्रेटिफाइड वाटर कॉलम, लॉन्ग वाटर रेजिस्टेंस टाइम, ठीक है, ये तो आप पढ़ लेना। अब इम्पैक्ट क्या है? देखो इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑफकोर्स पड़ेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की वजह से क्या होगा? ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन है वो बढ़ेंगी, इस वजह से जो मीथेन और N2O का नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी रिलीज बढ़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन लॉस की वजह से क्या होगा? डायरेक्टली रिलेट टू द कार्बन। अब क्या है? जो फॉस्फोरस क्या है वो और ज़्यादा जगह बढ़ेगी, जिस वजह से क्या होएगा? डायरेक्टली फिर दोबारा डीऑक्सीजनेशन होएगा। ठीक है, अब जरा और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड। ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम, ये वन ऑफ द ओशन मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम्स है। दीज इकोसिस्टम आर डिफाइंड बाय ओशन करंट्स दैट ब्रिंग, ये देखो ये ओशन करंट इस तरह से होता है। देखो ओशन आपको पता है अंदर जो किस तरह से जो अंदर जो ओशन की करंट्स होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से आती हैं। तो जो ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम, देखो अपवेलिंग सिस्टम में क्या होता है? ठीक है, जो न्यूट्रिएंट रिच होता है ना वो इसको ऊपर ले आते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन पुअर वाटर होता है वो ईस्टर्न एजेस पे ले जाते हैं और वर्ल्ड ओशन बेसिन। ठीक है, जो EBUS है दैट इज द ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम है, वो की रीजन है फॉर क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ ओशनिक एंड द एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। मतलब कि इन पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर ओशन या एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में कुछ चेंज आता है दैट कनेक्ट द ओपन ओशन, ट्रोपोस्फेयर एंड द लैंड एंड द फैक्ट दैट दे हैड होस्ट oxygen minimum zones responsible for the world's largest fraction of world column denitrification and for largest estimate emission of the greenhouse gas nitrous oxide.
ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जी अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी रिलीज़ किया गया। किसने रिलीज़ करा है? जर्मन वाज। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल एंड द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसको एनुअली क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में, इनेबल करते हैं कि हम जो अपना कंपेयर कर सकें क्लाइमेट प्रोटेक्ट की कौन सी कंट्री अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स ले रही है और कितनी कौन सी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, ये इंडेक्स है 57 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का क्या करता है? कवर करते हैं। जो रैंकिंग है वो हम 14 इंडिकेटर्स पे देते हैं, ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड है। ग्रीन हाउस के एमिशन 40%, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20%, क्लाइमेट पॉलिसी 20%। ठीक है, जो इंडिया का जो रैंक है आप देख सकते हो कितना कितना है अलग अलग। ग्रीन हाउस में 11 है, रिन्यूएबल एनर्जी में 26 है, एनर्जी यूज में 9 है, क्लाइमेट पॉलिसी में 15 है। अब जरा फाइंडिंग देख लेते हैं। जो इन्होंने बोला है कि जो हाई एमिटिंग कंट्रीज है नॉर्मली जो 57 है उसमें से 31 कंट्रीज़ हैं जो एमिशंस को डिक्रीज़ करने में कामयाब रही हैं। मेजर रीज़न यही है कि जो कोल का कंजप्शन है उन कंट्रीज़ ने कम कर दिया। ठीक है, कोई भी टॉप 3 परफॉर्मेंस नहीं, मतलब कि पहले जो 3 रैंक है उसमें किसी ने भी प्लेस नहीं है। स्वीडन जो है वो 4th पोजीशन पे आया है और जो डेनमार्क है वो 5th पोजीशन पे आया है। जो G20 की जो कंट्रीज़ हैं टॉप 10 में वो सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसका रैंक 7 है और इंडिया का रैंक 9 है। जो 8 जो कंट्रीज़ हैं G20 की वो वर्स्ट कैटेगरी में रही हैं। ठीक है, यूएसए पहली बार आया जिसने वर्स्ट कैटेगरी में आया, वर्स्ट परफॉर्मेंस, और उसने रिप्लेस कर दिया इवन सऊदी अरब को। इंडिया की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट है। जो पिछले साल 2019 में जिसका रैंक 11 था अब उसका रैंक क्या है? इंप्रूव हो गया 9th आ गया, जिस वजह से वो टॉप 10 रैंकिंग में पहली बार अपना जगह ले पाया। ठीक है, अब देखो इसी के साथ एक और न्यूज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, ये भी किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? जर्मन वाच है। जर्मन वाच है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थिंक टैंक है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जर्मन वाच है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थिंक टैंक है। हाईलाइट्स किया इसने 181 कंट्रीज़ को असेस किया है। ठीक है, वो देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह से आपके इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, जीडीपी को क्या लॉस हो सकता है और क्या फैटेलिटीज़ हैं जो अराइव हो सकते हैं। इंडिया का रैंक वर्स हुआ है इस बार। जो 2017 में जो 14th रैंक था, अब इंडिया 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री बन गई क्लाइमेट चेंज में। इंडिया को जो इतना रैंक बिगड़ा वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि आपको पता है इंडिया में सीवियर रेनफॉल्स होती हैं फॉलोड बाय हैवी फ्लडिंग एंड द लैंडस्लाइड। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज़। इंडिया में सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज़ रिकॉर्ड हुई है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, अराउंड द सेकंड हाईएस्ट मॉनिटरी, और साथ में इसको इकोनॉमिक लॉसेज भी बहुत हुए हैं। ठीक है, जापान ने लिस्ट में टॉप किया है फॉलोड बाय द फिलीपींस एंड द जर्मनी। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा मतलब कि क्या है, क्लाइमेट अगर चेंज होता है उसके रिस्क से क्या है इतना प्रभावित नहीं है। तो जापान ने लिस्ट में टॉप किया, उसके बाद फिलीपींस और उसके बाद जर्मनी। अगर हम बिटवीन 1999 2000 मतलब कि अगर 20 सालों में देखा जाए जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा हाइयर इंपैक्ट, ऑफकोर्स पुअर कंट्रीज़ पे हमेशा हर चीज़ का इंपैक्ट ज़्यादा पड़ता है। वेयर 7 आउट ऑफ द 10 कंट्रीज अफेक्टेड आर डेवलपिंग कंट्री। इसमें जो 7 में से जो 10 में से जो 7 कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो रिपोर्ट है किसने, ये जो एनवायरमेंटल माइग्रेशन एक रिपोर्ट आई है, देखो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में देखा गया है कि एनवायरनमेंट या जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसकी वजह से लोग क्या हैं डिस्प्लेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्फ्लिक्ट्स या वायलेंस। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन 2018 ऑफ द टोटल, मतलब टोटल जो 28 मिलियन जो इंटरनली लोग डिस्प्लेस हुए हैं 148 कंट्रीज़ में, उसमें जो 61% डिस्प्लेस हुए हैं वो डिजास्टर की वजह से, वे जो 31% है वो कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस की वजह से। एज़ पर द एस्टीमेट जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो 2.7 मिलियन इंडियंस क्या हैं डिस्प्लेस हुए हैं। मतलब इंडियंस की अगर देखा जाए 2.7 मिलियंस क्या हैं इंडियंस डिस्प्लेस हैं। अब जो एनवायरमेंट एग्रीमेंट माइग्रेंट्स, एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स वही लोग हैं जो एनवायरमेंट या डिजास्टर की वजह से अपने होम को, अपने हैबिटेट को छोड़ते हैं टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, एनवायरमेंटल migrants are the persons or the group of persons who predominantly for reasons सडन और प्रोग्रेसिव चेंज इन एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट की वजह से देट एडवर्सली अफेक्ट देयर लाइफ और लिविंग कंडीशन एंड लीव देयर, जो अपने हैबिचुअल या जो होम्स को छोड़ते हैं आइदर परमानेंटली या टेम्परेरी, एंड हु मूव आइदर विद इन द कंट्री, और या तो वो कंट्री के अंदर ही डिस्प्लेस हो जाते हैं या फिर क्रॉस बॉर्डर क्या है वो मूव होते हैं। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या क्या है जो एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स पे, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या क्या, देखो हम ये सिर्फ ऊपर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स है, ये 2016 में, ये वही है कि जो भी रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स हैं उनके राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन 2018, ये भी यूएन का ग्लोबल एग्रीमेंट है। इसमें भी यही है कि जो भी जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो रेफ्यूजीज हैं, क्लाइमेट की वजह से जो माइग्रेंट्स हैं, आपने उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इस सब में बात एक ही है कि जो भी रेफ्यूजीज हैं या जो भी लोग माइग्रेट हुए हैं, आपने उनके ह्यूमन राइट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और क्या कन्वेंशन है, पेनिनसुला प्रिंसिपल ऑन क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट विद इन स्टेट, ये 2013 में आया था। इसमें भी यही कि इंटरनेशनल लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल्स पे आपको क्या करना है, इन लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है।
नॉन सीन इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एजेंडा फॉर क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेस पर्सन, ये भी 2015 में आया था, ठीक है। प्लेटफॉर्म ऑन डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट 2016 में आया था, इसको भी लॉन्च इसलिए गया था ताकि जो नॉन सीन इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एजेंडा है उसकी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया गया था। क्लाइमेट माइग्रेंट एंड रेफ्यूजी प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसका काम भी यही है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एनवायरमेंट रेफ्यूजीज होते क्या हैं। देखो, एनवायरमेंट रेफ्यूजी इज अ स्पेसिफिक टर्म विच कवर्स ओनली क्रॉस बॉर्डर माइग्रेंट्स forced to do so due to the environmental factors. It has not been defined till date. However, इसको डिफाइन अच्छे से अभी तक नहीं किया, लेकिन यही इसको बोला जाए एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए हों। जो यूएन ह्यूमन राइट कमेटी है उसने जनवरी 2020 में ही बोलता था कि जो भी रेफ्यूजीज क्लाइमेट के इफेक्ट की वजह से अपने मतलब कि ऐसे माइग्रेट होते हैं उनको क्या करना है, आपको फोर्स नहीं करना है कि आपको अपनी उनकी कंट्रीज़ में ज़बरदस्ती आप उनको भेजो, फोर्स नहीं कर सकते। फिर इस अपनी रूलिंग्स में इसने बोल दिया था कि आर्टिकल 6 और 7 ऑफ किसके इंटरनेशनल कन्वीनियंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में एंश्योर किया था कि जो इंडिविजुअल के जो राइट टू लाइफ है उसको आपने बनाए रखना है। जब यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन देख लेते जो 1951 में आया था, इसने क्या किया था, कुछ जो राइट्स हैं उन लोगों को दिए थे जो क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, एफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और द पॉलिटिकल ओपिनियन। क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेस्ड हु हैव माइग्रेटेड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज रेफ्यूजीज। मतलब जो लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेट हुए हैं उन्हें आप रेफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे अंडर द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और इट्स 1967 प्रोटोकॉल एंड दस डू नॉट क्वालिफाई फॉर द प्रोटेक्शन अंडर द नेशनल और इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेफ्यूजी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल से हम अपना कार्बन प्राइसिंग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।